दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोगों को फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो हम लोग नेपाल ट्रिप पे गए थे, तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी नेपाल जाने वाले हैं और अगर आप लोग भारत से नेपाल जाने वाले हैं तो आपको 5 पॉइंट जो है वो अपने माइंड में अवश्य रखना चाहिए, जो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ट्रिप तो सिर्फ हम लोगों का एक ही दिन का था, लेकिन एक ही दिन में हम लोगों ने बहुत अच्छा अनुभव किया है। मतलब एक दिन के ट्रिप से हमें जो अनुभव हुआ है आज के इस वीडियो में हम आपके साथ उस अनुभव को शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 जो वर्तमान समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज के टाइम पे, वो है मोबाइल नेटवर्क। या अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो आपको भले ही नेपाल हमारे पड़ोस का एक कंट्री है और वहाँ पे लगभग सब कुछ आपका मतलब इंडिया से काफ़ी अच्छा रिलेशन है, फिर भी इंडिया का जो मोबाइल नेटवर्क है वो आपका नेपाल में काम नहीं करता है। जैसे इंडिया का है आपका जियो, एयरटेल, तो ये सब वहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे हम लोगों का जियो नहीं, मतलब एयरटेल का जो नेटवर्क था तो एयरटेल का कॉल करने वाला नेटवर्क उस पर था, बट कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था और आपका इंटरनेट तो नहीं चलेगा। तो अगर आप लोग नेपाल जाने की प्लानिंग बना रहे हो तो आपको अगर वहाँ पे रुकना है, जैसे मान के चलो जैसे हम लोग गए और चले आए एक दिन में, तो एक दिन में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ऑब्वियसली नेविगेशन के लिए तो यूज करना ही पड़ता है। और ख़ासतौर से जो लोग ब्लॉगिंग के लिए जा रहे हैं तो ब्लॉगिंग में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मोबाइल नेटवर्क। बट फिर भी अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर आप स्टे करोगे, जैसे मान के चलो आप बहुत सारे जगहों पे नेपाल में दूसरे जगहों पे जाओगे जो टूरिस्ट प्लेस आपका माना जाता है, जैसे कि आप पोखरा जाओगे, काठमांडू जाओगे, और भी बहुत सारे जगह हैं जिसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, तो फिर आपको मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस कंडीशन में जो है वो आप लोग वहाँ पे आपको एक लोकल नेटवर्क जो है वो लेना पड़ेगा और उसका प्रोसेस जानना पड़ेगा। तो आप पहले से इस बारे में जान के प्रिपरेशन करके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? बॉर्डर क्रॉसिंग। आप सब में से बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि अगर हम लोग इंडिया से नेपाल जा रहे हैं तो हमें बॉर्डर क्रॉसिंग का क्या प्रोसेस है और बॉर्डर पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो चेक होता है। तो बेसिकली जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे बॉर्डर पे आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहता है, बट क्या वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक होता है? हम लोगों को सिर्फ यही पूछा था कि हम लोग बैग था एक, तो उस बैग के अंदर क्या है, तो वही हम लोगों को पूछा था। तो उसमें हम लोगों का कुछ ब्लॉगिंग का ही सामान था और कुछ पानी का बोतल ऐसे कुछ थे, तो वही सब हम लोग बताया। तो वो लोग बैग इतना नहीं चेक किया, लेकिन बाकी दूसरे लोगों को तो हम लोग देखे हैं कोई कुछ बोरा लेके, कुछ बैग लेके, तो उन लोगों का बैग खोल के वो लोग चेकिंग कर रहे थे। तो बेसिकली बॉर्डर क्रॉसिंग का जो है वो ऐसा कुछ खास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जैसे आपके पास जो है वो ऑब्वियसली अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं, ड्राइव करके जा रहे हैं, तो आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो उसका आरसी होना चाहिए, मतलब जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होता है वो होना चाहिए। और अभी के टाइम में कोरोना का कोई पेपर चेक नहीं हो रहा है और ऑब्वियसली नेपाल जाने के लिए आपको पासपोर्ट भी चाहिए, सब तो चाहिए नहीं होता है। तो बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत ही स्मूथ है, इंडिया और नेपाल का आप लोग इजीली कर लोगे, वो एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। और थर्ड पॉइंट क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? पेट्रोल। या थर्ड पॉइंट, प्रेजेंट टाइम में अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए जा रहे हो नेपाल में तो ऑब्वियसली जो चीज़ आपके दिमाग में आएगा वो है पेट्रोल, कि पेट्रोल का वहाँ पे प्राइस क्या है। क्या हम इंडिया से फिलअप करके जाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर हम नेपाल में जाके फिलअप करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा है कि नेपाल में जो पेट्रोल का प्राइस है वो ज़्यादा है वहाँ के करेंसी में भी। देखो सबसे पहले नंबर पर बॉर्डर क्रॉसिंग में मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया कि बॉर्डर क्रॉसिंग करते समय आप इंडियन रुपीज़ को नेपाली करेंसी में कन्वर्ट करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। नेपाल में आपका इंडियन रुपीज़ से काम चल जाएगा, बट उसमें जो सबसे बड़ा इशू आपका ये है कि आपके लिए जानना आवश्यक है कि 1 इंडियन रुपीज़ का वैल्यू जो है वो नेपाली में 1.6 नेपाली रुपीज़ में निकलता है। वहाँ पर भी रुपीज़ ही बोलते हैं वो लोग। तो हम लोगों को लगा था कि पेट्रोल का प्राइस वहाँ पे कम है, तो मैं इस बिहारी बॉय को पूछी कि वहाँ पे पेट्रोल का प्राइस कम है या ज़्यादा है, तो इस बिहारी बॉय को लगा कि वहाँ पे पेट्रोल का प्राइस कम है। हाँ, क्योंकि हम लोगों को जो कुछ कलीग सब थे वो लोग नेपाल गए हुए थे, तो उन लोगों को लग रहा था कि वहाँ पे प्राइस, मतलब वो लोग बोलता था ऐसे कि नेपाल में प्राइस कम है, आपका पेट्रोल सस्ता है, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे पेट्रोल बहुत महंगा है। अगर आप लोग मोटो ब्लॉगिंग के पर्पज से वहाँ पे जा रहे हो, अपने बाइक से आपको वहाँ पे मोटो ब्लॉगिंग करना है, तो आप लोगों को इंडिया से ही फिलअप करा के जाना चाहिए और फिर ऑब्वियसली वहाँ पे आपको भराना पड़ेगा। बट जितना ज़्यादा आप इंडिया से पेट्रोल कैरी करके ले जाओगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडिया में आपको पर लीटर 108 रुपीज़ के आसपास ही पड़ेगा और वहाँ नेपाल में आपका जो पेट्रोल है नेपाल की करेंसी में 181 रुपीज़ पर लीटर है। बट आप उसको इंडियन से कंपेयर करोगे तो आपको इंडियन रुपीज़ में 1 लीटर का ऑलमोस्ट 113 के आसपास जो है वो पड़ेगा। तो फिर भी आपको यहाँ से 5 to 7 रुपीज़ महंगा पड़ जाएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, बट पर लीटर के हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है।
और वहाँ पे अभी इसी पॉइंट से रिलेटेड है आपका 4th पॉइंट जो है आपका महंगाई। तो महंगाई तुमको कैसा लगा वहाँ पे? वहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई है, सब चीज बहुत। अगर आपको वहाँ पे स्टे करना है या फिर वहाँ पे आपका लंबा ट्रिप है, 2-4-5 दिन का ट्रिप है, तो नेपाली करेंसी में तो आपका ज़्यादा खर्चा होगा ही, इंडियन रुपीज़ में भी ज़्यादा ही खर्चा होगा। आप जो भी कुछ वहाँ पे सामान खरीदना चाहते हो या A to Z कुछ भी करना चाहते हो तो इसमें ज़्यादा खर्चा होगा। और 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? और करेंसी में भी आप लोगों का एक प्रॉब्लम है। आप लोग अगर इंडियन रुपीज़ वहाँ पे देते हैं तो वो लोग आप लोगों का नेपाली टाका में पैसा मतलब देते हैं, तो वो पैसा तो इंडिया में आके हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो जितना आप लोग खर्चा होते हैं तो इंडियन रुपीस में भी जाके वहाँ पे खर्चा कर सकते हैं। हाँ। तो आप लोग, मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अगर जाते हैं तो 100 या 200 का रुपीस ये सब आप छुट्टा 500 ये सब देने से नहीं, अच्छा ये रहेगा कि लोग जो है वो उसको नेपाली में कन्वर्ट करा लें, क्योंकि देखो आप वहाँ पे इंडियन रुपीस में अगर खर्च करोगे तो अगर आप रिटर्न लेते हो, जैसे सपोज दैट कि आप 81 रुपीज़ का नेपाली करेंसी के अनुसार कोई सामान लिए और आप 100 रुपीज़ का नोट दिए उसको, तो वो आपको इंडियन रुपीस में रिटर्न नहीं करेगा, आपको नेपाली टक्का में रिटर्न करेगा। तो आपके पास अगर ज़्यादा नेपाली टक्का हो जाएगा इकट्ठा और आप वापस इंडिया आओगे तो उसका आपको तो यूज कुछ होगा नहीं, तो नेपाली टक्का तो सिर्फ नेपाल में ही खर्चा होगा। तो वहाँ पे आप इंडियन खर्च करोगे जाके तो मतलब अच्छा नहीं है। आप वहाँ पे नेपाली खर्च करो तो नेपाली ही शुरू में बॉर्डर पे आप कुछ जितना आपका एस्टिमेट है कितना खर्चा होगा उतना आप वहाँ पे कन्वर्ट करा लो तो बेटर रहे। तो लास्ट और फाइनल जो 5वां पॉइंट हम ऐसे तो बताने के लिए बहुत सारी बात है, बट ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें 5वां ये है कि अगर आप इंडिया से नेपाल घूमने जाना चाहते हो तो कौन सा वेदर कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ घूमने के लिए, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर हम लोग घूमने जाएं तो वेदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग जो अभी इस सीजन में गए थे वो तुमको कैसा लगा? उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी था और उसमें जो सन है ना डायरेक्ट आपका ताप एकदम स्किन में पड़ते हैं। अभी जैसे हम लोग वहाँ से आए हैं पूरा स्किन एकदम यहाँ से हाथ पूरा काला हो गया था और मुंह भी पूरा एकदम। वैसे तो सनस्क्रीन यूज करते हैं लेकिन हाथ नहीं, सनस्क्रीन यूज करना पड़ेगा, हम लोगों को नहीं पता था। अगर आप नेपाल जा रहे हैं गर्मी पता होता है क्रीम में थोड़ा बहुत सनस्क्रीन रहते ही, मतलब सन प्रोटेक्शन रहते ही है सब क्रीम में, तो वैसे ही एक्स्ट्रा जो सनस्क्रीन है या सनस्क्रीन बॉडी लोशन है आप लोग वो यूज करके जाइए, नहीं तो स्किन पूरा एकदम आपका कुछ अलग ही हो जाते हैं। और आने के बाद आप देखेंगे स्किन का प्रॉब्लम बहुत देते हैं, क्योंकि बिहारी बॉय का भी हाथ पे बहुत प्रॉब्लम हो गया है इधर आपका। मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नेपाल घूमने जा रहे हैं तो आप वेदर को भी पिक करें। और मुझे लगता है कि जो सबसे आइडियल वेदर कंडीशन है नेपाल जाने का वो है आपका सितंबर टू नवंबर और दिसंबर के आसपास की। उस समय ना ज़्यादा ठंडी रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। या फिर आप आपका फरवरी से लेके अप्रैल मार्च ये सब सबसे अच्छा। उसके बाद का जो बीच का आपका है मार्च से लेके सितंबर अगस्त तक, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और वहाँ का एक अलग ही तरीके का है कि थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड है तो आपको सन डायरेक्ट आपके स्किन के ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन थोड़े बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो के थ्रू। तो आप हमारे चैनल आसमीज़ बिहारी ब्लॉगर को, ये आसमीज़ है, मैं बिहारी हूँ और हम लोगों का कपल ब्लॉग और हम लोग ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं और ट्रैवल ब्लॉग्स वीडियो आज हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम लोग हमारे चैनल पर और अच्छे अच्छे ट्रैवल ब्लॉग्स और बहुत सारी जगहों पे आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा, बहुत सारा शेयर कीजिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। आजकल ऐसा कोई एक स्टाइल भी आया है।